नमस्कार एवरीवन। हम लोग यूनिट 3 में पहला हिस्सा जो था मैक्सिम्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 3 का दूसरा हिस्सा जो है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है रेस्ट्रिक्टिव एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, टैक्सिंग, उसी के अंदर और सब कैटेगरीज में है टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, पीनल स्टैट्यूट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी प्रोविजंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन से। सो इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस, रेस्ट्रिक्टिव एंड बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। क्या होता है रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन? Restrictive construction means interpreting a law narrowly, adhering strictly to the literal wording, and not extending its meaning beyond what is explicitly stated. Restrictive शब्द का मतलब होता है लिमिट करना, बहुत ज़्यादा फैलाने की अनुमति ना देना। जब भी हम किसी कानून का इंटरप्रिटेशन निर्वचन करते हैं रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन के रूल को लगाते हुए, तो इसका अर्थ हम सब यही समझेंगे कि हम शब्दशः उस कानून में जो शब्द लिखे हैं उनका जो अर्थ है, उनका जो निर्वचन है, वो हम बिल्कुल शब्दशः करेंगे और बिल्कुल भी उसके मीनिंग को अन्य किसी भी रूल के आधार पर एक्सटेंड नहीं करेंगे। यानी हम एक तरह से लिमिट हो करके निर्वचन करेंगे। इसी के उलट अगर बात करी जाए बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की, सो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन मीन्स इंटरप्रेटिंग अ लॉ ब्रॉडली टू अचीव इट्स इंटेंडेड पर्पस, स्पेशली व्हेन द लॉ इज मेंट टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का अर्थ निकालेंगे हम कि अगर हम किसी कानून का निर्वचन कर रहे हैं तो हम उसको एक बहुत विस्तार के साथ उसका जो पर्पज़ है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे जब भी हम किसी लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। एसेंशियली रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन लिमिट्स एप्लीकेशन वाइल बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपैंडेड। तो अगर इन दोनों ही परिभाषाओं को आप समझेंगे तो पाएंगे कि रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन जो है लिमिट करता है हमारे निर्वचन के सिद्धांतों को और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन उसको विस्तार देता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इनके की पॉइंट्स। रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन इज टिपिकली यूज्ड फॉर पीनल स्टैट्यूट्स, जिसमें मतलब होता है क्रिमिनल लॉज से संबंधित, जिसमें आपको पनिशमेंट दी जाती है, या फिर टैक्स लॉज वेयर द बर्डन इज ऑन इंडिविजुअल, while beneficial construction is applied to social welfare legislation aimed at protecting vulnerable groups। तो इन दोनों ही तरह का जो कंस्ट्रक्शन टाइप है इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ इंडिविजुअल पे होता है। मान लीजिए हम ही ने शिकायत करी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर होगा। तो ऐसी जगह पे हम रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन को ही लगाते हैं इंटरप्रेट करते समय, यानी कि क्रिमिनल लॉज पे। और मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो कि सामाजिक योजनाओं से संबंधित है, सामाजिक उत्थान से संबंधित है, सोशल वेलफेयर का कानून है कोई, तो फिर हम वहाँ पे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। इंटरप्रिटेशन अप्रोच, हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे इस चीज़ को। रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन फॉलोज द लिटरल रूल। तो आप स्पष्ट ये समझ सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन में हम लिटरल रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें शब्दशः चलना होता है, हम अपने मन से कुछ भी उस शब्द का विस्तार नहीं कर सकते। फोकसिंग सोलली ऑन द वर्ड्स यूज्ड इन लॉ, सीधे सीधे उन्हीं शब्दों पर फोकस करेंगे जिनको कि कानून की भाषा में इस्तेमाल किया गया है। वाइल बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन माइट यूज़ द गोल्डन रूल, लेकिन बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के समय हम गोल्डन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस्चिफ रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का भी रूल लगा सकते हैं टू इंटरप्रेट द लॉ इन लाइट ऑफ इट्स पर्पस,
ताकि जो बड़ा सामाजिक उद्देश्य है उसको हम पा सकें। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ़ अ लॉ स्टेट्स नो व्हीकल्स अलाउड इन द पार्क, मान लीजिए कोई कानून में ऐसी भाषा लिखी है कि कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है पार्क में। व्हीकल माने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपके कार, ट्रक आदि आदि। तो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन वुड मीन, अगर इसी लाइन का अर्थ निकाला जाए तो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अर्थ निकलेगा कि कोई भी व्हीकल्स नहीं अलाउड होंगे, एब्सोल्युटली नो व्हीकल्स। लेकिन अगर बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम इसका अर्थ निकालें तो इमरजेंसी व्हीकल्स एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस, किसी की जान पे बन आई है और एम्बुलेंस आ रही है तो हम उसको अलाउ करेंगे। अब इन दोनों अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए जिन स्टैट्यूट्स या कानूनों का हम निर्वचन सामान्यतः करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला है वो है टैक्सिंग स्टैट्यूट। जो इनकम टैक्स लॉज होते हैं या ऐसा कोई अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स, उससे संबंधित जो कानून होते हैं उन पे हम बेनिफिशियल या फिर रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन का रूल लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स आर इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली, मीनिंग दैट द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट आर अंडरस्टूड इन देयर लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। तो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं, टैक्स के जो लॉज होते हैं उस पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लागू होता है। जैसे ही आप कहेंगे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, आप समझ जाइएगा कि इसमें लिटरल रूल लगेगा, शब्दशः चलना पड़ेगा। अपने मन से किसी भी शब्द का अर्थ आप नहीं लगा सकते, ना ही उसको विस्तार दे सकते हैं। जो भी ग्रामेटिकल मीनिंग होगा, जो भी लिटरल मीनिंग होगा, वही हम समझेंगे। दिस इज डन इवन इफ द लिटरल इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स इन इनकन्वीनियंस और हार्डशिप। इसको हमको करना ही पड़ेगा, भले ही लिटरल इंटरप्रिटेशन को लगाते समय हमको किसी इनकन्वीनियंस या किसी मुश्किल का सामना ही क्यों ना करना पड़े। वाई आर टैक्सिंग स्टैट्यूट्स इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। अब ऐसा क्यों है कि टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को हमको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना पड़ता है। पहली बात, टू अवॉइड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वर्ड्स टू द स्टैट्यूट। हमें कोई भी शब्द ना जोड़ना है ना घटाना है, इस चीज़ को ही अवॉइड करने के लिए हमको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। दूसरी बात, टू अवॉइड गिविंग वर्ड्स अ स्ट्रेन्ड मीनिंग टू कवर एरियाज नॉट इंटेंडेड बाय द स्टैट्यूट। तो ऐसे शब्दों का ऐसा अर्थ जिसका की इंटेंशन ही नहीं है लेजिस्लेशन में, है ना, जब कानून बनाते हैं तो इंटेंड ही नहीं किया था लेजिस्लेशन ने बनाते समय, तो हम भी बचेंगे कि हम उन शब्दों को ऐसा कोई भी अन्यथा अर्थ ना दे। तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तीसरी बात, टू अवॉइड इक्विटी, इंडेंटमेंट या प्रिजम्पशन इन टैक्स। तो टैक्स ऐसा विषय है जिसमें हम इक्विटी, इंडेंटमेंट या प्रिजम्पशन को अपने हिसाब से न्यायालय निर्वचन नहीं कर सकता, उसको तो कॉमर्स की ही भाषा में आपको करना पड़ेगा। इसलिए टैक्सिंग स्टैट्यूट को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है। हाउ आर टैक्सिंग स्टैट्यूट्स इंटरप्रेटेड। अब इंटरप्रिटेशन किया कैसे जाता है टैक्स स्टैट्यूट्स का। पहली बात, द वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट्स इम्पोजिंग अ टैक्स और कमोडिटीज शुड बी यूज्ड इन अ वे दे आर अंडरस्टूड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो शब्द हैं कानून में जिसको कि टैक्स लगाते समय इस्तेमाल किया जा रहा है विभिन्न आइटम्स या कमोडिटीज़ पे, तो उसको हम उसी तरह से यूज़ करेंगे और इस्तेमाल करेंगे जैसा कि ऑर्डिनरी बिजनेस में किया जाता है। दूसरी बात, द कोर्ट मस्ट गिव इफेक्ट टू द पर्पस ऑफ स्टैट्यूट। न्यायालय का ये काम है कि जो कानून बना है उसको एग्जीक्यूशन में ले आए। तीसरी बात, मशीनरी प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ स्टैट्यूट। तो जो मशीनरी प्रोविजंस हैं
हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी कोई कानून हो अगर, तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि जो पर्पस है स्टैट्यूट का वो ही डिफीट हो जाए। तो ओवरऑल हमें लेजिस्लेशन का जो इंटेंशन है उसको ही अपहेल्ड करना है, हमें मतलब न्यायालय को। डेफिनेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट, हमारी टैक्सिंग स्टैट्यूट की डेफिनेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं। अ टैक्सिंग स्टैट्यूट इज़ अ फिस्कल स्टैट्यूट दैट इम्पोजेज अ टैक्स और इनकम ऑन सर्टन काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो टैक्सिंग का जो लॉ होता है, टैक्स लॉ जो होते हैं, वो एक फिजिकल मतलब अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित कानून होता है जिसमें हम इनकम पे या अदर सर्विसेज पे टैक्स लगाते हैं या ट्रांजैक्शंस पे टैक्स काटते हैं, हम माने गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इसमें वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स, CGST, SGST और इसका जो मेन है वो GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है टैक्सेशन का, और SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो स्टेट को जाता है टैक्स का हिस्सा। एनी टैक्सिंग स्टैट्यूट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। किसी भी टैक्स लॉ के 3 क्रमबद्ध चरण होते हैं। पहला, सब्जेक्ट ऑन विच द टैक्स इज इम्पोज। सरकार ये निश्चित करती है कि टैक्स किस पर लगाना है, यानी व्यक्ति कौन है उसी को हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। दूसरी बात, द असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, उस व्यक्ति को कितना टैक्स देना है वो खुद ही असेस करेगा, अपनी जिम्मेदारी, अपनी लायबिलिटी, अपनी देनदारी को। तीसरी बात और आखिरी बात, द रिकवरी वंस द असेसमेंट इज मेड। कोई भी व्यक्ति जब ये निर्धारित कर लेता है कि मुझे कितना मेरी आय है, उस हिसाब से उसका टैक्स निर्धारित हो जाता है, और यदि वो उस टैक्स को समय रहते नहीं पे करता है तो फिर बनती है सरकार की तरफ से रिकवरी। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। रिकवरी में आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले आपने देखे होंगे, रेड बढ़ती है, आपको ईडी की पूछताछ होती है, आदि आदि चीज़ें इसके अंतर्गत रिकवरी के पैटर्न्स होते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट्स एंड पावर्स टू मेक लॉज ऑन सेवरल इश्यूज आर एम्बॉडीड इन लेजिस्लेचर। तो भारत के संविधान में जो कानून बनाने के अधिकार हैं, ताकतें हैं, वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं ऐसे जो कि लेजिस्लेचर के पास ही सुरक्षित है, संरक्षित है। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट, द लेजिस्लेचर derives its पावर ऑफ imposing टैक्सेस फ्रॉम आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ तक टैक्स लगाने का प्रावधान है, कानून है, ये पावर लेजिस्लेचर के पास कहाँ से आती है? ये आती है हमारे संविधान के आर्टिकल 265 से। आर्टिकल 265 संविधान का कहता है कि नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड अनलेस इट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स हम नहीं लगा सकते, हम माने सरकार नहीं लगा सकती या कलेक्ट कर सकती है जब तक कि उसको कानून के द्वारा विशेष प्राधिकार प्राप्त नहीं है। The delegation of law-making power in case of taxing statutes has been transferred to CBEC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, and CBDT, Central Board of Direct Taxes। तो जो डेलीगेशन है, जो पावर का हस्तांतरण है लॉ को बनाने के लिए, टैक्स स्टैट्यूट्स के संबंध में, टैक्स लॉस के संबंध में, वह ट्रांसफ़र कर दी जाती है CBEC को और CBDT को, ताकि वो इसके जो भी वर्तमान में अहर्ताएँ हैं, जो भी वर्तमान में स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से टैक्स का लॉ बना सके, और उसको फिर संसद पास करती है। टैक्स लॉस क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आइए इसके फीचर्स हम कुछ समझ लें, इसकी जो ज़रूरी बिंदु हैं उसको हम समझ लेते हैं। दो टैक्स लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल लॉ, इट हैज़ सम डिस्टिंक्ट फीचर्स एज फॉलोज। भले ही टैक्स लॉ जनरल लॉ का हिस्सा है, फिर भी इसमें कुछ अलग से फीचर्स होते हैं। पहला,
The words or provisions of tax statutes are not simple. They are very complex and difficult for taxpayer to understand. जो शब्दावली होती है टैक्स लॉस की वो अति क्लिष्ट होती है, वो साधारण नहीं होती। इसीलिए सामान्यतः जो टैक्स पेयर है, जो व्यक्ति टैक्स चुकाता है, भले ही वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको समझ में बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बात, सिंगल सेक्शन ऑफ टैक्स स्टैट्यूट्स कंटेन सेवरल क्लॉजेज एंड सब क्लॉज। जब आप टैक्स लॉ को उठा के देखेंगे तो मान लीजिए 1 लिखा है, नंबर 1, तो उसके अंदर भी 10 सब क्लॉज डाल दिए जाते हैं कि यदि ऐसा होगा तो ये करना पड़ेगा, वैसा होगा तो वो करना पड़ेगा। तो ये पूरा मैटर इतना जटिल हो जाता है समझने के लिए कि उसके लिए हमें इस तरह के कंस्ट्रक्शन रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। Taxing statutes also contain several provisos that curtail the scope and meaning of that particular section in which these are inserted. तो इन्हीं टैक्स लॉज में ऐसे प्रोविजोज रहते हैं जो कि सेविंग क्लॉज हो सकते हैं, कर्टेलिंग क्लॉजेज हो सकते हैं, तो इनको भी हमें देखना पड़ता है। Sections of taxing statutes also contain more than one explanation that broadens the scope and meaning of the particular section in which they are inserted. तो एक ही चीज़ का एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उपलब्ध रहता है उसमें, वो भी हमको समझने में दिक्कत आती है जन सामान्य को। क्लैरिफैक्टरी स्टैट्यूट्स आर ऑल्सो इंसर्टेड। क्लैरिफिकेशन इंसर्ट कर दिए जाते हैं मायना समझाने के लिए। तो सम लॉज आर एडेड इन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब टैक्स लॉ हम जानते हैं इकलौते ऐसे बड़े कानून होते हैं जिसमें कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी अप्लाई होता है, वो भी इसी में आ जाते हैं। में डीम्ड प्रोविजंस ऑल्सो इंसर्टेड इन टैक्सेस। फ्यूचर को लेकर जो डीम्ड प्रोविजंस होते हैं वो भी इसमें इंसर्ट कर दिया जाते हैं। तो ओवरऑल मामला बहुत जटिल हो जाता है। वर्तमान समय में इन प्रेजेंट टाइम सेवरल अदर न्यू सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस अंडर टैक्सेशन, जैसे कि टैक्स ऑन होल्डिंग प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स ऑन कैपिटल गेंस, टैक्स ऑन बिजनेस, प्रोफेशन, टैक्स ऑन प्रॉफिट और इंसर्टेड एंड सो ऑन। तो वर्तमान में जो व्यवसाय के प्रकार हैं वो भी अपग्रेड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उस हिसाब से लोगों के काम के जो पैटर्न है, स्टाइल है, वो अपग्रेड हो रहे हैं। इसीलिए टैक्स लॉ भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्केल पर इंटरप्रेट करना ज़रूरी है और ये बहुत ही कठिन होते जा रहे हैं समझने में भी। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल टू टैक्सेशन स्टैट्यूट्स। तो प्रिंसिपल हमने पहले ही बता दिया इस वीडियो में कि कौन सा लगेगा जब हम इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज़ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। कारण भी बता दिए हैं क्योंकि ये फिजिकल और पीनल स्टैट्यूट्स कैटेगरी है, इसमें कोई प्रिजम्पशन नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो प्रिजम्पशन बाय द कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मीनिंग। किसी भी शब्द के अर्थ को लेकर के प्रिजम्पशन कोर्ट नहीं अप्लाई कर सकता इसमें। लिटरल रूल इज फॉलोड बाय द कोर्ट्स। केस लॉ देखेंगे तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मेसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड 1976 का केस है। अबव मेंशन प्रिंसिपल वाज फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि लिटरल रूल से ही चलेंगे, यही बात इस केस लॉ में निकल के आई थी। इस केस में जो मुद्दा था वो ये था कि जो पेपर जो होता है उसका अगर शब्द का मीनिंग देखा जाए तो इट वाज एक्चुअली जो कंटेंशन था कि आप कार्बन पेपर को भी पेपर के ही अंदर समझें, यानी जो कंटेंट किया गया था कोर्स लिमिटेड के द्वारा कि जो शब्द पेपर है सामान्यतः उसको हम समझते हैं, उसके अंतर्गत कार्बन पेपर जो कि प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसको भी आप शामिल करें। तो कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि कॉमन पैरालेंस में कॉमनली जो समझा जाता है, द वर्ड पेपर इज़ वन दैट इज़ यूज्ड टू राइट, पैकेज एंड प्रिंट। तो पेपर को जो सामान्यतः समझा जाता है वो है लिखने का, पैक करने का या प्रिंट करने का, जबकि कार्बन पेपर जो है वो पूर्णतया दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए कार्बन पेपर जो होता है जिसमें
हम एक पेपर के नीचे दूसरा लगा करके लिखते हैं तो कार्बन कॉपी बन जाती है। जैसे जब रसीदें वगैरह काटते हैं दुकानदार, तो उस पेपर को हम पेपर शब्द के अंतर्गत नहीं मानते, क्योंकि सामान्यतः भी कार्बन पेपर को हम पेपर के परिभाषा में नहीं लेते। तो ये लिटरल रूल का अच्छा एग्जाम्पल भी है और केस लॉ का वर्डिक्ट भी है। तो दोस्तों 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसीलिए इसके जो 2 हिस्से और बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसके साथ हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, बाय बाय।